हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का 7th चैप्टर फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी की पूरी डिटेल फिजियोलॉजी से ही जानी जाती है। और फिजियोलॉजी ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स किस तरीके से काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजी के जरिए ही जाना जा सकता है। फिजियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पता चलता है कि लिविंग थिंग्स कैसे वर्क करते हैं, और जब एक्सरसाइज पूरी हो जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमें पता है कि हमारे फिजिकल एजुकेशन के कंपोनेंट स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हैं। इससे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कंपोनेंट में भी हमारी बॉडी के साथ साथ फर्क पड़ता है, और यही फंक्शन नाम से जाना जाता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एक्सरसाइज। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस डिटरमाइन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो हमारे कंपोनेंट में भी चेंजेस आते हैं। तो वो किन किन कारणों से आते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला है, इसका मतलब हम लोगों ने एक्सरसाइज रेगुलरली परफॉर्म करनी चाहिए। अगर हमारी रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो इसका असर हमारे फिजिकल फिटनेस और वेलनेस पर पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज से हमारी बॉडी बिल्कुल इम्प्रूव और फिजिकली फिट और वेल रहती है। इसलिए हम लोगों को डेली और रेगुलरिटी का यूज़ करते हुए फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों, फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन होती है कि हम कोई भी काम को प्रॉपर तरीके से या ज़्यादा देर तक कर पाएँ बिना किसी थकान के, उसे ही बोला जाता है फिजिकल फिटनेस। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर है हेरेडिटी। तो हेरेडिटी मीन्स अनुवांशिकता, यानी अगर हमारे पेरेंट्स मोटे हैं तो 90% चांसेस हैं कि हम भी मोटे होंगे, और ये डिपेंड करता है स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स पे। अगर हमारे स्लो ट्विच फाइबर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर तो डेफिनेटली हमारी एंड्योरेंस इम्प्रूव होगी, यानी एंड्योरेंस हमारी बॉडी के अंदर कूट कूट के भरी होगी। अगर हमारे फास्ट ट्विच फाइबर्स हमारे मसल्स में होते हैं तो ऑब्वियसली 100% हमें स्पीड वर्क, यानी जो 100 मीटर 200 मीटर की हम स्प्रिंट खींचते हैं तो उस चीज़ के लिए जो हमारा प्रोफेशन बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर स्पीड ज़्यादा आ जाएगी अगर हमारे फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं। थर्ड जो नंबर आता है वो आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है हमारी बॉडी उसी तरह के माहौल में ढलना पसंद करती है और ढल भी जाती है। इसलिए जो एनवायरनमेंट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इलनेस, डिजीज़ और इंजरीज़ की। इंजरीज़, डिजीज़ और इलनेस भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी है तो हम अपना वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी बॉडी में इलनेस, वीकनेस और इंजरीज़ वगैरह होंगी तो हमारी फिजिकल यानी फिजियोलॉजिकल फैक्टर को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एज एंड जेंडर। हाँ दोस्तों, सबसे मेन फैक्टर है एज और जेंडर, क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती रहती है तो हमारी वेलनेस, फिटनेस भी धीरे धीरे कम होती रहती है और हमारे सेंसेस भी धीरे धीरे कम करना
शुरू करते हैं, क्योंकि उसका फैक्टर ये है कि एजिंग प्रोसेस हमारी बॉडी के साथ साथ चलती रहती है। यानी आफ्टर 30 इयर्स एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, हमारे फेस में रिंकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, हमें दिखना थोड़ा कम हो जाता है और हमारे सुनने की शक्ति भी थोड़ी कम हो जाती है। तो एज सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद है जेंडर। ये 101% सत्य बात है, ट्रूथ है कि फीमेल्स में मेल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और एक्टिवनेस भी फीमेल्स में मेल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी की डेंसिटी है वो मेल्स के अकॉर्डिंग थोड़ी कम होती है, उसका वेट भी कम होता है। इसलिए जो फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मेल से ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ये भी जेंडर भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर को अफेक्ट करता है। उसके बाद है पोस्चर। अगर अच्छा पोस्चर ना हो तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी और हम कोई भी काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है स्ट्रेस एंड टेंशन। अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस और टेंशन होगा तो हम अपना डेली रूटीन वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रेस है, ये हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर को भी अफेक्ट करता है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्पीड की। तो स्पीड वो एबिलिटी है जो हमें कोई भी वर्क मिनिमम टाइम में करने के लिए पॉसिबल बनाती है। अब देखते हैं स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। नंबर 1 है मसल कंपोजिशन। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे मसल कंपोजिशन एक स्लो ट्विच फाइबर्स मसल्स होती हैं और एक फास्ट ट्विच फाइबर्स मसल्स होती हैं, यानी रेड मसल्स फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स। तो जो स्लो ट्विच फाइबर्स होती हैं, यानी जो धीरे धीरे वर्क करने वाला है, यानी एंड्योरेंस जो करने वाला है, उसकी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच मसल्स होंगी। और जो स्प्रिंट और स्पीड वर्क करता है उसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स मसल्स होंगे। इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, यानी किसी भी वर्कआउट के थ्रू हमारी मसल्स फाइबर को चेंज नहीं करा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी मीन्स क्षमता को, यानी हमारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, पर हमारी मसल्स फाइबर्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की, यानी विस्फोटक स्ट्रेंथ। ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड को डेवलप करने के लिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ काम में आती है, क्योंकि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन है। जो मसल्स फाइबर्स हैं वो 3 चीज़ें से इफेक्ट करती हैं, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और मसल्स साइज। कोई भी व्यक्ति अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर ले, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मोबिलिटी का मीन्स होता है संदेश, यानी हमारा जो संदेश का जो हमारी बॉडी में जो संदेश भेजता है वो भेजता है CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम हमारी बॉडी में एक संदेश भेजना है जिससे हम कोई भी काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। यानी एक एग्जांपल लीजिए, जब आप स्प्रिंट या कोई एथलेटिक इवेंट में रनिंग करने के लिए आप अपना स्टांस लेते हैं, स्टांस लेते टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में एक बात रहती है कि आप लोगों ने विसल पे या फिर क्लैपर पे रन करना है। तो आप लोगों का माइंड सिर्फ और सिर्फ विसल की ओर को या फिर पिस्टल की ओर को या फिर क्लैपर की ओर को ही रहता है। और जैसे ही क्लैपर, विसल या फिर पिस्टल आवाज़ करता है तो आप उस आवाज़ के रिएक्शन से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो ही है आपकी नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। और ये जाहिर सी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जिसके अंदर जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा स्पीड भी होगी।
यानी दोनों के दोनों फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड आपस में रिलेटेड हैं। से बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। मेटाबॉलिक पावर मीन्स आपकी पाचन शक्ति से रिलेटेड, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है। सिंपल सी बात है, जब आप खाना खाते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और टूटने के बाद हमारे स्टमक में एंजाइम से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और लिक्विड फॉर्म होने के बाद यानी वो ATP एडिनोट्राइन फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद वो CP यानी क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। जो सबसे पहले प्रोसेस होती है वो एक लिक्विड डाइट में टूट जाता है। टूटने के बाद वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और सबसे पहले ATP एडिनोटाइज फॉस्फेट और ADP एडिनोडाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद वो CP यानी क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जितनी ज़्यादा यानी हमारी पाचन शक्ति यानी ATP और ADP वर्क करता है और तो उसी के बिहाफ पे हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड होती है। और हमारे मेटाबॉलिक पावर से एक एंजाइम डेवलप होता है जो हमें पावर यानी शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम कोई भी अपना स्पीड वर्क प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 बात करते हैं साइज ऑफ द मसल्स। तो स्ट्रेंथ जो है सबसे पहले मसल्स पर डिपेंड करती है, यानी मसल्स के साइज पर डिपेंड करती है। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जिसकी मसल्स ज़्यादा होगी और बड़ी होगी वो ज़्यादा फोर्स डेवलप करेगा। वैसे तो मसल्स के साइज मेल और फीमेल्स में बराबर होता है, पर मेल्स के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए उनकी जो पावर होती है वो भी ज़्यादा होती है। मसल्स का साइज बढ़ाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग से, और इसी वेट ट्रेनिंग के जरिए ही हम लोग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेल नोन फैक्ट दैट द इंडिविजुअल हु आर हैवियर आर स्ट्रॉन्गर देन द इंडिविजुअल हु आर लाइटर। यानी जो हैवी होगा पर्सन उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी पतले आदमी के मुकाबले, और ये सारे के सारे बॉडी वेट पर डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा जो सुमो रेसलर्स होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। सो बॉडी वेट ऑल्सो डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब बात करते हैं दोस्तों मसल्स कंपोजिशन की। तो मसल कंपोजिशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स पे वर्क करता है, यानी रेड फाइबर्स मसल्स और वाइट फाइबर्स मसल्स। इनका जो काम करने का तरीका है सेम है, स्पीड और एंड्योरेंस। यानी जिसमें स्लो ट्विच फाइबर्स होंगे उसमें एंड्योरेंस ज़्यादा होगी, और जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर्स होंगे उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। यानी अगर हमने स्ट्रेंथ से रिलेटेड यानी जिसमें स्लो ट्विच फाइबर्स हैं उसमें एंड्योरेंस स्पीड यानी धीरे धीरे उठाने की क्षमता होगी और ज़्यादा देर तक वो वर्कआउट कर सकता है, और जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर्स होंगे वो और सिर्फ स्पीड वर्क यानी जैसे वेट लिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क एक टेक्निक होती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड जिसके अंदर स्पीड होगी वो ही कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस की। यानी हमारे जो नर्व्स इम्पल्सेस हैं उसमें संदेश कितनी तेजी से और कब तक और कैसे जाता है। यानी जो नंबर ऑफ फोर्स है यानी हमारी मसल्स का जो फोर्स है वो डिपेंड करता है कि हम कितना जो यूनिट ऑफ इम्पल्सेस हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी हमारा जो CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो कितना यूनिट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर फिट बैठना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। इसलिए जो हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं उनमें
ये जो मसल्स का फोर्स है वो ज़्यादा लाने के लिए उनका जो नंबर ऑफ यूनिट है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नंबर ऑफ यूनिट है, वो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए वो लोग हैवी वेट को भी इजी तरीके से उठा लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। तो इसमें सबसे पहला आता है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में की जाती है, यानी एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारोबिक। एरोबिक कैपेसिटी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जो एरोबिक कैपेसिटी है इसमें चार चीज़ें काम आती हैं। एक ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक और रिजर्व कैपेसिटी। तो इसमें है हमने कैसे वर्कआउट करते समय, यानी हम जब इंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स या फिर मैराथन रनर्स 42.195 किलोमीटर्स की, तो इस टाइम पे हम लोगों ने क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यानी हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन इनटेक की। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, यानी जब हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो सांस लेने का और सांस छोड़ने का जो तरीका है उसमें रिदम होना चाहिए। उसके बाद है ऑक्सीजन अपटेक। हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी रनिंग करते टाइम पे हमें ऑक्सीजन कितने अमाउंट में ले रहे हैं और कितने अमाउंट पे हम ले रहे हैं। उसके बाद है एनर्जी रिजर्व, यानी हमने जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उस बीच में हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करके रखना है, यानी हमने उसको रिजर्व करके रखना है उस एनर्जी को, यानी पूरी की पूरी एनर्जी हम लोगों ने सांस लेने में और सांस छोड़ने में नहीं लगा पानी है। अब बात करते हैं दोस्तों लैक्टिक एसिड टॉलरेंस की। आपने कभी गौर करा होगा, जब आप फर्स्ट डे वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो आपके हाथ में और पैरों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली आपके नीज़ में, आपके एंकल में और आपके एल्बो में। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी बोन्स के बीच में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। जब आप प्रॉपर वर्कआउट करते रहते हैं, यानी आप उस वर्कआउट को डे बाय डे रिदमिक वे में करते रहते हैं, तो आपको लैक्टिक एसिड टॉलरेंस की कैपेसिटी आप में बढ़ जाती है। तो इसी को बोला जाता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। नेक्स्ट है दोस्तों मूवमेंट इकोनॉमी, यानी आपने मूवमेंट मीन्स आपके कदम और इकोनॉमी मीन्स जो आपने एनर्जी कंज्यूम करी है उसको बचा के रखना। यानी आपने मूवमेंट इकोनॉमी में अपने जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, यानी एंड्योरेंस आप कर रहे हैं, आपने 4 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो आपने कोई ऐसा कदम नहीं लेना है जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाए। तो मूवमेंट इकोनॉमी का यहाँ पर जो कहना है वो ये कहना है कि आप लोग एनर्जी को रिजर्व करके रखना है, और हमने कोई भी एक्टिविटी, यानी अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमने अपना मूवमेंट एक रिदमिक वे में रखना है, यानी अपने स्पीड बढ़ानी और कम करनी नहीं है। अगर हम तुरंत से अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी उसी में। अगर हम रिदमिक वे में रखेंगे तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है मूवमेंट इकोनॉमी। इसके बाद है मसल्स कंपोजिशन। मसल कंपोजिशन में आपको ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ दोस्तों, जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काम करते हैं, यानी स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर्स।
वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी को मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, इंटरनल एनवायरनमेंट और इंजरीज अफेक्ट करते हैं। इसके बाद अफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें है सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज। इसमें है इंक्रीज इन हार्ट रेट, यानी जब आप इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा नंबर है इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम की जो डेफिनेशन होती है वो होती है स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर बीट। किसी भी आदमी का जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है 55 to 75 ml तक, और इसी के साथ अगर वो हाईली ट्रेंड एथलीट है तो उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो 100 to 120 ml तक। अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इन 1 मिनट बाय राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। यानी कार्डियक आउटपुट की परिभाषा अगर बोली जाए तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हेल्दी इंडिविजुअल का होता है वो 110 to 140 mmHg तक होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 60 to 90 mmHg तक होता है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होकर 200 mg तक हो जाता है। अगर अब बात करें लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज की तो उसमें हमारा साइज ऑफ हार्ट इंक्रीज़ होता है और रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा आता है। अब बात करें इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें आते हैं नोज़, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकाइल्स और लंग्स। इसमें सबसे पहला है इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम एंड वेलोसिटी। इसके बाद रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट हो जाता है और नंबर ऑफ एल्वियोलाई जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एफिशिएंट होता है और जो रिकवरी रेट है वो फास्टर होता है, और रेसिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज़ हो जाती है और वाइटल कैपेसिटी भी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। बात करें इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम की, तो इसमें सबसे पहला है चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स का साइज़ और शेप चेंज हो जाता है, फैट कंट्रोल करता है और एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स बढ़ जाती है, फूड स्टोरेज इंक्रीज़ हो जाता है और फिगर ब्यूटीफुल होता है, बॉडी पोस्चर करेक्ट हो जाता है और रिएक्शन टाइम भी इम्प्रूव हो जाता है और थकान हमें बिल्कुल भी नहीं लगती है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ग्रुप ऑफ मसल्स इंक्रीज़ होता है, न्यूरो मसल्स कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ रहता है और हमारी डीऑक्सीजनरेशन ब्लड जो आता है हार्ट तक पहुंचता है उसे प्यूरिफाई करने की कैपेसिटी जो हो जाती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द लेके आऊँगा न्यू वीडियो, तब तक का घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।